ये बात निश्चित है, अगर विकास को स्थायी रूप देना है, स्थायी रूप से विकास को गति देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। न हमें थकना है, न हमें थमना है, न हमें रुकना है, न हमें आगे बढ़ने से हिचकिचाना है। मेरा देश बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 26 मई 2022 को नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में 8 साल पूरे कर लिए। 5 साल पहले कार्यकाल के और 3 साल दूसरे कार्यकाल के। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इन 8 सालों में मोदी सरकार ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर की योजनाओं पर करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। निर्माण कार्य भी ऐसे हुए जो देश ही नहीं दुनिया में भी मील के पत्थर साबित हुए। विश्व रिकॉर्ड बनाती प्रतिमाएं बनी, लंबे लंबे ब्रिज बने, पहाड़ों को काट कर सुरंगें बनी, धर्म स्थलों का पुनरुद्धार हुआ। सच है, देश की तरक्की का पैमाना उसके निर्माण कार्य ही होते हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देखिए हमारे साथ ये खास पेशकश। साल असंभव को संभव बनाने वाले अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। 8 साल दूरियों को जोड़ने वाले, हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है, हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आसाम के दूसरे छोर पर बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। बोगीबील रेल रोड ब्रिज देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। 8 साल नई बुलंदियों को छूने वाले। ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शत शत नमन करता हूं, नमन करता हूं। 8 साल वैभवशाली अतीत के पुनर्निर्माण वाले। जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का। 8 साल दूरदर्शिता वाले। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के
सबसे अहम पड़ाव में से एक है। 8 साल विपदाओं पर विजय वाले, समय सीमा में तीर्थ क्षेत्र कैसा होना चाहिए, यहां के पुरोहितों के लिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उन्होंने जो मुसीबत झेली है उससे भी अच्छी शानदार जिंदगी उनको मिले, इसके लिए कैसा प्रबंध किया जाए, इसको मध्य बिंदु रखते हुए केदारनाथ की भूमि को अनुकूल कांस की पुनर्निर्माण की योजना खाका तैयार। 8 साल शहीदों को श्रद्धांजलि वाले, राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका ये प्रधान सेवक हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। 8 साल राष्ट्र निर्माण वाले, हमने तय किया कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए गए। किसने सोचा होगा कि एक ऐसी जगह जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां साल के 6 महीने बर्फ जमा रहती है और लोगों का आना जाना बंद रहता है, वहां चट्टानी पहाड़ों को काटकर एक ऐसी सुरंग बना दी जाएगी जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाली को लेह से जोड़ने के लिए एक सपना देखा था, जो 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ। सामने आया इंजीनियरिंग का नायाब नमूना अटल टनल। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। पहाड़ों का सीना चीरने में चट्टानी हौसले लगते हैं, पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटने में लोहे का जिगर लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना, भारतीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की लगन और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, जो इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना बनकर तैयार हुआ, उसको दुनिया ने सलाम किया, अटल टनल। मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे, और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं।
3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब अटल टनल का उद्घाटन किया तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा किया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बनाई अटल टनल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इस सामरिक सुरंग से एलएसी और एलओसी पर भारत की स्थिति मजबूत हो गई। इस सुरंग के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहता है। अटल टनल बन जाने से मनाली और लाहौल स्पीति साल भर जुड़े रहते हैं। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। सर्दियों में सरहद तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। काफी समय से जून 2000 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से ये नियोजित तरीके से कुछ न कुछ होता रहा। 2002 में इसके अप्रोच रोड का शिलान्यास माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उसके बाद प्रोजेक्ट में, क्योंकि रिमोट एरिया में है, काफ़ी कुछ है, इसमें तेजी लाई गई क्योंकि ये एक स्ट्रेटजिक रोड है। ये एक अलग रास्ता देता है हिमाचल से लेह को और वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है और हमारे सेना के लिए भी बहुत उपयोगी है। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ये सुरंग घोड़े की नाल की शक्ल में है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है। इसने मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर दिया। अब मनाली से लेह जाने में 4 से 5 घंटे कम लगते हैं। ये दुनिया की पहली सुरंग है जिसमें 4G कनेक्टिविटी है। सुरंग में हर 500 मीटर पर आपात निकास है। हर 60 मीटर पर CCTV कैमरे लगे हैं। दोनों छोर पर कंट्रोल रूम है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस समय टनल का काम 300 मीटर प्रति वर्ष की दर से ही चल रहा था। लेकिन पीएम ने व्यक्तिगत तौर से इस प्रोजेक्ट पर नजर रखी और तय वक्त से पहले यह टनल बनकर तैयार हो गई। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। टनल के दक्षिण छोर तक सड़क की आधारशिला 26 मई 2022 को रखी गई थी। जून 2010 को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। बीआरओ ने आधुनिक टनल का निर्माण किया। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कर दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये कला, वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग का बेहतरीन समावेश है। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के सबसे शानदार विकास और निर्माण कार्यों में से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी। ये केवल एक प्रतिमा नहीं है, ये 182 मीटर ऊंचा एक ऐसा विचार है जो भारत के लौह पुरुष का सर्वोच्च सम्मान है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को जोड़ने वाले सरदार पटेल, देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार पटेल, जितने ऊंचे उनके सिद्धांत और आदर्श, उतनी ही ऊंची उनकी स्मृति में बनाई गई उनकी लौह धातु की प्रतिमा। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। ये वो पल होता है
जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार सरोवर बांध पर स्थित 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा जब दुनिया की दूसरी प्रतिमाओं के बरक्स खड़ी होती है तो सरदार पटेल के व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री मोदी के विजन और भारत के रुतबे की कहानी बयां करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐसा स्मारक है जो कि इस देश को जिन्होंने यूनिफाई किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको बहुत कम चर्चित किया गया, बहुत कम पढ़ा लिखा गया, उसको एक स्मृति चिन्ह बनाने के लिए, एक प्रतीक बनाने के लिए, उस यूनिटी को, एक नेशनलिज्म को दिखाने के लिए उस चीज़ का एक कंस्ट्रक्शन किया गया। और उसमें कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया गया, उसमें एक देश की भावना को जोड़ने का प्रयास भी किया गया। सरदार पटेल की प्रतिमा की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में रखी थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मूर्ति के लिए लाखों टन लोहे की आवश्यकता थी। उन्होंने आह्वान किया कि लोग लोहा दान करें। किसान बढ़ चढ़ कर आगे आए। किसानों से मिट्टी मांगी गई थी और खेती में काम किए गए पुराने औजार इकट्ठे करने का काम चल रहा था। जब देश भर के लाखों गांवों, करोड़ों किसान परिवारों ने खुद आगे बढ़कर इस प्रतिमा के निर्माण को एक जन आंदोलन बना दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 85% तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 1,70,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है, 2,000 मीटर टन ब्रॉन्ज लगाया गया है। इसके अलावा 5,700 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्स्ड ब्रास का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 44 महीनों का समय लगा है। जानकारों के अनुसार ये प्रतिमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ी रहेगी। ये 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जनवरी 2022 तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए 75 लाख से ज्यादा पर्यटक देश विदेश से आ चुके थे, जबकि इस अंतराल में कोविड के कारण कई महीने पर्यटन बंद भी था। एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 ऐसे पुल बनकर तैयार हुए जिनसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो गई। बोगीबील ब्रिज और ढोला सादिया। एक भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज, दूसरा नदी पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज। असम और अरुणाचल के लोगों के लिए पीएम मोदी ने जब इन पुलों का उद्घाटन किया तो सामने आया कारीगरी और तकनीक का बेजोड़ संगम। पिछले 3 साल में अटल जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने लगातार प्रयास हुए। पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है, हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज आसाम के एक दूसरे छोर पर बन रहा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना धौला सादिया पुल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम को ही नहीं बल्कि वहां रहने वालों के दिलों को भी जोड़ता है। पुल के बन जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच के ट्रैवल टाइम में 4 घंटे की कमी आई है। ये पुल असम की राजधानी दिसपुर से 540 किलोमीटर दूर और अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से 300 किलोमीटर दूर है। इसके निर्माण से दोनों राज्यों के बीच की दूरी 165 किलोमीटर घट गई है।
जिस यात्रा को करने में 6 घंटे लगते थे, अब वो 1 घंटे में पूरी हो जाती। पुल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पर से टैंकों को भी सरहद तक पहुंचाया जा सके। अपने पहले कार्यकाल के तीसरे वर्ष यानी 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस पुल का उद्घाटन किया तो देश को किसी भी नदी पर बना सबसे लंबा पुल मिला। वैसे तो इस पुल का निर्माण कार्य 2010 में उस समय शुरू हुआ था जब केंद्र और असम दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन निर्माण कार्य में देरी की वजह से इंतजार बहुत लंबा हो रहा था। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व नहीं समझेंगे, स्थायी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करेंगे, तो छुटमुट प्रयासों का परिणाम बहुत ही अल्पकालीन होता है, अस्थायी होता है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। इस पुल के 182 पिलर्स में भूकंपीय बफर्स लगे हैं। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। इस पुल को बनाने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 30,000 टन स्टील, टीएमटी स्ट्रक्चर और प्लेट्स दी। इस पुल को बनाने में 2056 करोड़ रुपए की लागत आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर को कई आधारभूत सहूलियतें मिली। देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। बोगीबील पुल की मांग 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान उठी थी। पुल निर्माण परियोजना 1997-98 में स्वीकृत हुई। इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 22 जनवरी 1997 को रखी थी और इस पर काम 21 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किया गया। 25 दिसंबर 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुल का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित किया। दरअसल 5,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुए बोगीबील पुल के नीचे की तरफ 2 रेल लाइन बिछाई गई हैं और उसके ऊपर 3 लेन की सड़क बनाई गई है, जिस पर भारी सैन्य टैंक आसानी से गुजर सकेंगे। ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर बसे लोगों की कनेक्टिविटी के अलावा असम के इस हिस्से को चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ना बहुत जरूरी था, ताकि बिना किसी दिक्कत के भारतीय सेना सरहद के अंतिम छोर तक कम समय में पहुंच सके। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण प्रधानमंत्री मोदी का सपना था। मार्च 2019 में जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, तब लगता था कि ये असंभव जैसा काम है, क्योंकि वाराणसी की संकरी गलियों को हटाकर वहां एक कॉरिडोर बनाना नामुमकिन सा था। लेकिन 2.5 साल से कुछ अधिक समय में पीएम मोदी का वो सपना साकार हो गया। बाबा विश्वनाथ का भव्य और ऐतिहासिक आंगन सज गया। गंगा तट से मंदिर प्रांगण तक सीधी सड़क तैयार हो गई और सामने आया काशी विश्वनाथ मंदिर का बिल्कुल नया रूप।
बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। हर हर महादेव। पहले 5,000 वर्ग फीट, अब 5,27,730 वर्ग फीट। पहले संकरी गलियां, अब विश्वनाथ धाम तक सीधी सड़क। 2.5 साल का अथक परिश्रम, 10,000 श्रद्धालुओं के लिए एक साथ जगह, 1,000 करोड़ की लागत। भव्य, अद्भुत, ऐतिहासिक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी में आस्था के परम धाम का ये नया रूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के इस नए भव्य और दिव्य परिसर के द्वार विश्व के लिए खोले तो सभ्यता का प्राचीन नगर वाराणसी नई उमंग से भरकर धाम के अभिषेक को तैयार हो गया था। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ मार्च 2019 से पहले सकरी गलियों के जाल से ढका था। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भव्य दिव्य रूप देने की योजना का शिलान्यास किया। तब ये लगा कि काम बहुत कठिन है, लेकिन दिसंबर 2021 में काशी के गौरव के नए प्रतीक ने पूरा आकार ले लिया। पहले ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए गलियों से गुजरना होता था, लेकिन अब ललिता घाट से सीधी सड़क सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम तक नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के हृदय तक जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर पहले 5,000 वर्ग फीट का भी नहीं था। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर प्रांगण 5,27,730 वर्ग फीट का हो गया। इस मंदिर प्रांगण में 27 मंदिरों की मणिमाला बनाई गई। सकरी गलियों के निर्माण ढहाने के बाद काशी के 40 प्राचीन मंदिर भी मिले, जिनको संरक्षित किया गया और आने वाले समय में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 2.5 साल में तैयार किए गए हिंदू अस्मिता के इस नए गौरव के द्वार अब जन जन के लिए खुल चुके हैं। मोदी सरकार ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 70 करोड़ रुपए मंदिर परिसर में बसे लोगों के पुनर्वास पर खर्च हुए। कॉरिडोर में 10,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। 250 साल पहले विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार कराया गया था। 250 साल बाद मोदी सरकार ने इस धाम को उससे भी नई भव्यता दे दी। मोदी सरकार के 8 साल के कमाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण महादेव के भक्तों के दिलों को छू रहा है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक विजन की जरूरत थी, दूरदर्शिता की जरूरत थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में दिल्ली ही नहीं देश की भी पहचान होगी। पहचान होगी हमारे लोकतंत्र की, हमारी अभिव्यक्ति की, नई राजनीतिक व्यवस्था की। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की बुनियाद रखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है।
इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। चौसठ 64,500 वर्ग मीटर में फैला 971 करोड़ की लागत से बनने वाला 1224 संसद सदस्यों के बैठने की जगह 2024 का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, ये देश का नया संसद भवन है। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। संसद सिर्फ ईंट गारे से बनी कोई इमारत नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र का प्रतीक होती है। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के आसपास बने सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही नए आवासीय परिसर का भी निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा सभी मंत्रालय और विभागों को इसमें शामिल किया गया है। दरअसल 2026 में देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। इसके लिए जरूरत थी एक बड़े संसद भवन की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में अधिक सदस्यों के बैठने का इंतजाम हो। पीएम मोदी के विजन और नेतृत्व में बनने वाले इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। विमल पटेल इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं। प्रोजेक्ट की देखरेख केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते वर्ष नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास किया। त्रिभुजाकार आकृति में बनने वाला नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। अकेले संसद भवन को बनाने में लगभग 971 करोड़ रुपए आएंगे। ये मौजूदा संसद से काफी बड़ा होगा। इसके संयुक्त सत्र में कुल 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2013 में केदारनाथ में आई तबाही ने पूरे देश का दिल चूर चूर कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया और खुद की निगरानी में विकास की योजनाओं पर काम आगे बढ़ाया। 150 करोड़ की लागत से केदारनाथ में कई प्रोजेक्ट शुरू हुए और 250 करोड़ की लागत से बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया। दो 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन 9 साल बाद जो बाबा के धाम की तस्वीर सामने आई वो अद्भुत है। 2013 में उत्तराखंड की आपदा में मंदिर परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। अगले साल 2014 में जब बीजेपी सरकार केंद्र में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्माण कार्यों का जिम्मा लिया। लगातार मैं स्वयं मीटिंग करता रहा, हर चीज को देखता रहा। डिजाइन क्या होगी, आर्किटेक्चर व्यू पॉइंट क्या होगा, हमारे जो धार्मिक आर्किटेक्चर होता है, मंदिरों का आर्किटेक्चर होता है, उस सारे विधि विधानों के नियमों का पालन करते हुए
पुनर्निर्माण कैसा होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी एक विकास का चित्र खाका तैयार किया गया। केदारनाथ धाम के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती मौसम की थी। ये वो इलाका है जो साल के 7 महीने बर्फ से ढका रहता है और यहाँ आना जाना बंद रहता है। इन मुश्किल परिस्थितियों में भी 400 मजदूर लगातार काम करते रहे। प्रशासन ने निर्णय लिया कि जब तक बर्फ 2 फीट तक नहीं हो जाती, काम नहीं रोका जाएगा और काम चलता रहा। पुनर्निर्माण का पूरा मास्टर प्लान बनाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम रखा जा सके। सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाया गया। सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था निर्माण सामग्री जुटाना, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी रास्तों से केदारनाथ धाम तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना आसान नहीं था। इसके लिए पहुंच मार्ग का निर्माण किया गया। तबाही के बाद इलाके में 30,000 टन मलबा फैला था। उस मलबे से 30 फीट सीढ़ी वाला रास्ता बनाया गया जो सीधे मंदिर तक जाता था। ये 20,000 स्थानीय पत्थरों से बनाया गया। मंदिर के भीतर 104 फीट आगमन परिसर बनाने के लिए 51,000 स्थानीय पत्थरों का प्रयोग किया गया। पूरा मंदिर परिसर 4,340 वर्ग मीटर का बनाया गया, जिसमें 15,200 स्थानीय पत्थरों का प्रयोग हुआ। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के किनारों पर दीवारों का निर्माण किया गया ताकि पानी मंदिर परिसर की ओर न आए। दोनों नदियों के बीच मंदिर परिसर एक द्वीप सा नजर आता है। तीर्थ पुरोहितों के घरों का भी निर्माण किया गया। केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 फीट वजनी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा पीएम ने यहां 400 करोड़ से अधिक के कार्यों का शिलान्यास भी किया। मंदिर मार्ग पर रेन शेल्टर, तीर्थयात्री घाट, चिकित्सा सुविधाएं, सुविधा केंद्र और सूएज ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण चल रहा है, जो 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर की मरम्मत और संरक्षण का काम पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2022 के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है। 1960 में सशस्त्र बलों ने नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकारें आईं और गईं, इस प्रस्ताव पर कोई काम ही नहीं हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक के निर्माण को मंजूरी दे दी, यानी 55 साल बाद यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 40 एकड़ में बनाया गया ये मेमोरियल 25,942 वीर जवानों की स्मृति में बनाया गया। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध और अफगान अभियान के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में 1931 में इंडिया गेट का निर्माण कराया था। वैसे ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय समर स्मारक की आवश्यकता 1961 से विचाराधीन थी। राष्ट्रीय समर स्मारक भारत की विजय का प्रतीक है। ये वीरों के पराक्रम का प्रतीक है। नई दिल्ली में सी हेक्सागन पर इंडिया गेट और छतरी के आसपास का इलाका 7 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय समर स्मारक के निर्माण के लिए चुना गया। स्मारक का डिजाइन चुनने के लिए एक वैश्विक प्रतियोगिता आयोजित की गई। वेब डिजाइन लैब चेन्नई के योगेश चंद्र हासन इसके विजेता बने और उन्हें इस परियोजना का सलाहकार बनाया गया। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और मेसर्स एनसीसी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट सौंपकर निर्माण शुरू कर दिया गया।
मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है। स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। वीर गति को प्राप्त सैनिकों के नाम दीवार की ईंटों में उकेरे गए हैं। देश के 21 परम वीरों के नाम और मूर्तियों के लिए भी स्मारक में एक क्षेत्र समर्पित है। 176 करोड़ की लागत से बने राष्ट्रीय समर स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को देश को समर्पित किया। इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति को इसी साल जनवरी के महीने में राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही मशाल के साथ मिला दिया गया। 28 मई को राइफल और हेलमेट को भी राष्ट्रीय समर स्मारक ले आया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भी वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई एक जगह नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय समर स्मारक एक ऐसी जगह है जहां पर समूचा देश अपने वीरों को नमन कर सकता है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।